जी जी सर। कहाँ से बता रहे हैं आप? सर मैं मंडला का रहने वाला हूँ। NIT रायपुर से पास आउट, जी सर। सिल्वर मेडल, जी सर। माइनिंग इंजीनियरिंग। जी सर। माइनिंग इंजीनियरिंग का एडमिनिस्ट्रेशन में क्या कहा है? ऑल इंडिया में जो मेरा 5 साल का प्रोफाइल रहा है तो वो काफ़ी डाइवर्स फील्ड रहता है। मैं शिफ्ट इंचार्ज के रूप में काम करता था वहाँ पे। ऑलमोस्ट 200 लोगों की टीम को मैं अकेले मैनेज करता था, तो उसमें लीडरशिप स्किल्स तो काफ़ी आई। साथ ही साथ इमरजेंसी सिचुएशंस माइंड में बहुत आते रहते हैं। एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी ऐसा होता था कि वर्कर जो विरोध प्रदर्शन करने के लिए बाहर खड़े हैं 200 की भीड़, तो उसको हमको कई बार संभालने का मौका है कि एक्सीडेंट हो गया, सब आप रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए। साथ ही साथ मैं अभी 1 साल से PIO के चार्ज में वहाँ पर, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, तो उस तरीके से भी कुछ उस फील्ड का नॉलेज हो गया। और 1 साल से मैं GPS देख रहा हूँ, जो IT का जो फील्ड रहता है उसमें सारे डंपर्स जिसमें कोयला ट्रांसपोर्ट होता है उसमें GPS डिवाइसेस लगे हुए हैं, तो उसका इंचार्ज हूँ मैं फिलहाल। आप तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है आपकी? पब्लिक सेक्टर है सर। पब्लिक सेक्टर। अभी जिस जॉब के लिए जा रहे हैं वो तो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है। जी सर। तो जॉब कौन सा अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट? सर वो PSU तो है, बट वो एक कंपनी का जॉब है। ओके। कंपनी के जॉब में मुझे जनता से कोई जुड़ाव नहीं है वहाँ पे किसी भी सेंस में। सोसाइटी के लिए मैं प्रत्यक्ष रूप से कभी कुछ करना भी चाहूँ तो मैं नहीं कर सकता हूँ। सेकेंडली मुझे ये लगता है सर कि जो सम्मान, जो प्रतिष्ठा जनता के द्वारा एक सिविल सर्वेंट को मिलती है वो किसी भी कंपनी के एम्प्लॉय को नहीं मिलती है। इतना पॉलिटिकल प्रेशर भी रहता है, काफी सारे इश्यूज रहते हैं उसके सर वो साथ। किसी भी एक अचीवमेंट के साथ कुछ नेगेटिव तो आएगा। वो मेरे जॉब में भी ऐसी बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें हो सकती हैं, बट वो चीज़ मुझे प्रेरित जरूर करती है सिविल सर्विस। नहीं चल रहा। तो अभी जो आपके पास पर्टिकुलर काम ही रहता है उसमें आपका काफी ये बड़ा हुआ है। जी, मुझे डाइवर्सिक फील्ड तो Diversified है। मैं हेल्थ, एजुकेशन, कोई भी मतलब सिविल सर्वेंट के तो बहुत सारे फील्ड्स हैं। अभी एक निश्चित काम जो मुझे दिया जाता है टास्क, मैं उसमें बंधा हुआ हूँ। गवर्नमेंट में काफी सारी स्कीम्स चल रही हैं जी एम्प्लॉयमेंट ओरिएंटेड। मुद्रा योजना तो चल रही है, जी सर। क्या बताइए? मुद्रा योजना सर, ये जो यूनिट्स हैं, स्मॉल स्केल और मीडियम स्केल यूनिट्स हैं, इनको प्रमोट करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से लोन दिया जाता है। माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाइनेंस इसका फुल फॉर्म है। मोदी गवर्नमेंट में ये चालू है 2014 में। तो उनको प्रमोट करके उस तरीके से एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा, पॉवर्टी एलिवेशन भी होगा और एक्सपोर्ट्स भी बढ़ेंगे हमारे। काफी स्मॉल लेवल पे उसमें कहाँ एक्सपोर्ट होगा, कितना लोन है मुद्रा? सर उसकी जानकारी रिज्यूम 10x लोन होता है उसके लिए, ये स्मॉल में ज़्यादा होता है। बट एक्सपोर्ट्स तो जो स्मॉल स्मॉल, इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। बट Actually, this is only for the creation of the job. जी, Only creation of the job. एम्प्लॉयमेंट Employment वगैरह। और पॉवर्टी एलिवेशन भी इसका एक Of पॉइंट course, हो employment सकता वगैरह है। बहुत creation साथ में है। That's correct. Main feature उसका ये है कि there is without guarantee. जी, कोलैटरल कुछ भी लेके लिए बिना दे रहे हैं। सुकन्या योजना के बारे में सुना आपने? सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। सुकन्या समृद्धि योजना जो है गर्ल्स के लिए स्पेशली गवर्नमेंट ने चलाया हुआ है। जी इट इज डिपॉजिट स्कीम, जिसका कि आपको 10 years गर्ल्स के लिए आप डिपॉजिट करेंगे तो आफ्टर 18 years फॉर हर एजुकेशन एज वेल एज फॉर हर मैरिज। तो जो लाडली लक्ष्मी के पैरेलल ही हो गई है उसमें भी 6 सेपरेट साल तक। अच्छा ये सेपरेट स्कीम, इसमें आपको एवरी ईयर जमा करना है पेरेंट्स। जी जी, उसमें सर्टिफिकेट जमा होते थे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज 6 साल तक डिपॉजिट होती थी। यस यस यस, वो गर्ल्स के लिए स्पेशल स्कीम है। मनरेगा सुना है आपने? जी सर। क्या होता है मनरेगा? मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के तहत एक स्कीम बनी थी, जिसमें 100 डेज के अंदर किसी भी व्यक्ति को जो गरीबी रेखा के नीचे आ रहा है उसको 100 डेज के अंदर विद इन 15 किलोमीटर्स एम्प्लॉयमेंट का गारंटी देने के हिसाब से एक्ट बना था। और 100 डेज ऑफ गारंटीड एम्प्लॉयमेंट इन 365 डेज ऑफ एनी ईयर प्रोविजन था। हर्षद, यस सर। वर्तमान में कितनी सैलरी वहाँ पे? सर मेरा ग्रॉस 1,07,20 है, 70,780 मेरा बेसिक है।
तो यहाँ तो प्रशासन में किसी भी पद में इतना नहीं है। सर मैं 5 साल हो गया मुझे कोल इंडिया में काम करते हुए, और ये चीज़ बहुत लोगों ने मेरे सामने तर्क रखा है कि आप PSU की जॉब छोड़ के स्टेट सिविल सर्विसेज में जा रहे हैं तो आपको सैलरी वहाँ पे कम मिलेगी। लेकिन सर मुझे लगता है कि मेरे जॉब में यहाँ पे भी सैलरी स्टेट की टॉप पोस्ट अगर मैं लेता हूँ तो मुझे सैलरी में इतना तो मिलेगा कि मेरा सस्टेनेंस बहुत अच्छे से चलेगा, टॉप की सैलरी है। और जो 20-30 हज़ार रुपये का अगर डिफरेंस आएगा उसके लिए अगर मैं अपनी प्रेरणा को छोड़ दूँ तो वो मुझे थोड़ा अनजस्टिफाइड लगता है। इसीलिए शायद मैं बॉन्ड पीरियड जैसे ही मेरा कंप्लीट हुआ अभी 5 साल के बाद तो मैंने तुरंत अप्लाई किया और ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट ही है। अच्छा, अभी मेघालय में जिस तरह से हुआ है वहाँ पे, तो उसकी बजाय अगर वहाँ आप होते तो आप क्या हेल्प कर सकते थे? सर मेघालय का फैक्ट तो ये है कि वहाँ पे इलीगल माइनिंग थी, तो इलीगल माइनिंग की वजह से बहुत सारी फैसिलिटीज़ ऑलरेडी डेवलप नहीं हो पाती। जो लीगल माइनिंग है वहाँ पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप से लेके सेफ्टी फीचर सब डेवलप होते हैं। वहाँ पर रैट होल माइनिंग होता है, रैट होल माइनिंग को बैन हुई टोटली, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने रादर रैट होल माइनिंग को बैन किया हुआ है। तो वहाँ की जो सबसे बड़ी समस्या उत्पन्न हुई उसका कारण ही इलीगल माइनिंग है। फिर भी अगर मैं वहाँ पे होता तो बीइंग सेफ्टी ऑफिसर या बीइंग रेस्क्यू इंचार्ज, जो वहाँ पे पंप सप्लाई होने में, पानी को खाली करने के लिए इक्विपमेंट्स आने में बहुत देर हुई, तो वो उसका कारण एडमिनिस्ट्रेटिव फ्लॉज माना जा रहा है। अप्रूवल वगैरह मिलने में बहुत देर हुई पंप के, किर्लोस्कर पहले दे दिया, कोल इंडिया ने बाद में दिया। तो मैं उस चीज़ को जल्दी से जल्दी फैसिलिटीज, पंपिंग के अलावा कोई ऑप्शन है ही नहीं वहाँ पे सर इनोवेशन, तो मैं तुरंत पंप बुलवाने की कोशिश करता। दैट वाज ऑल आई कुड हैव डन एट दैट टाइम। अच्छा, जो अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पुष्पराज गढ़ का नाम सुना जी होगा, सर। जहाँ से कौन सी नदी उद्गम स्थल है? कौन सी नदी उद्गम स्थल वहाँ पे? अनूपपुर में तो मेरे से नर्मदा नदी, सोन नदी प्रवाहित होती हैं। पुष्पराजगढ़ की एक पर्टिकुलर नदी का नाम तो सर मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। पुष्पराज तहसील जरूर सुना है, इलेक्शन ड्यूटी में गया भी हूँ मैं वहाँ पे। अच्छा, तो मैं यही बोल रहा हूँ कि प्रशासन में जब आएंगे यहाँ पे तो ये प्रॉब्लम तो सब जगह रहेगी, क्योंकि आपका जो नॉलेज है और मैनेजमेंट का, पोस्ट जो इसका अंदर मैनेजमेंट का, तो उसका उपयोग प्रशासन में कैसे करेंगे फिर? क्योंकि यहाँ तो प्रेशर हो जाएगा, रोज नेता का फोन आएगा आपके पास। सर प्रेशर एज सच मेरे पुराने जॉब में भी था, वहाँ पे भी हम लोग 5 ट्रेड यूनियन को डील करते थे। मेरे अंडर में जितने सुपरवाइजर थे, 5 सुपरवाइजर है, 5 अलग अलग यूनियन से हुआ करते थे। वहाँ पे वेल एजुकेटेड लोग थे, यहाँ पे एजुकेशन का लेवल 0। सर कोल आपको दोनों साइड देखो, नहीं प्रशासन में अपर लेवल, लो लेवल, दो चीजें, तो दोनों में दोनों बिंदु अलग है। एक आम जनता है जो एजुकेटेड बिल्कुल है भी सही लेकिन नहीं के बराबर, एक वो व्यक्ति है जिनके पास बहुत पावर है लेकिन उनका एजुकेशन लेवल 0 है। इस बीच में आपको काम करना है। सर सेम एटमॉस्फेयर मेरे साथ कोल इंडिया में भी था। वहाँ पे जो वर्कर्स एडमिट होते हैं, जो 200 लोगों की मैं टीम की बात कर रहा हूँ, उसमें 5 सुपरवाइजर हैं। उसके अलावा 195 जो हुआ करते थे वो ऐसे इलिटरेट लोग हैं जिनको उस समय में कंपनी के राज में अनपढ़ लोगों को बिहार से और यूपी से जो लेबरर्स माइग्रेट हुए थे उनको भर्ती किया गया था। तो उनको तो सिर्फ ये सिखाना मुश्किल हो जाता था कि सेफ्टी प्रैक्टिसेस ये होती हैं, आप इस चीज़ को मत करिए। तो बोलना चाहिए इलिटरेट लोगों से डील तो मैं 5 साल से करते आ रहा हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे विश्वास है कि मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी इस चीज़ को डील करने में। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में किसी का अवेयरनेस तो फैलाना एक डेवलपमेंटल प्रोसेस है सर, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है। अवेयरनेस धीरे धीरे आती है। एक लास्ट क्वेश्चन, आप डिप्टी कलेक्टर के पद पे हैं जी, ठीक है, आप किसी विधायक से आपकी बहुत ज़्यादा तनबन हो गई और विधायक ने आपको गाल पे तमाचा मार दिया आम जनता के बीच में, आप पद छोड़ेंगे या पद को कंटिन्यू करेंगे? सर अगर विधायक कोई मुझे चांटा मार रहे हैं तो ये तो उनका चरित्र और उनका इम्पेशंस दिखाना है। इसमें गलती मेरी, मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई गलती इतनी बड़ी होगी जो मैं करूँगा। और अगर वो मारेंगे भी तो वो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से कोई चीज़ गलत होगी, लेकिन अनएथिकल तो नहीं होगा। तो इस जगह पे पद छोड़ के मैं कोई संदेश तो समाज को नहीं दे पाऊंगा कि उनको चांटा पड़ गया तो मैंने पद छोड़ दिया। तो मेरे हिसाब से मैं पद तो नहीं छोड़ूंगा, मैं कंटिन्यू करूँगा। सर हर्षल जी, यस सर। आप ऑलरेडी जो है पद पर है ना, सहायक प्रबंधक आप हैं। जी सर। 1 मार्च 1991, वेरी गुड, 1991 जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ है। जी सर। 91 में कोई इकोनॉमिक रिफॉर्म हो गए थे क्या भारत में? यस सर, 91 में पीवी नरसिम्हा राव सर की गवर्नमेंट के टाइम पे लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन ये रिफॉर्म्स आए थे जो मेजर रिफॉर्म्स माने जाते हैं इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस से हम जूझ। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? सर ग्लोबलाइजेशन का अर्थ है किसी भी देश की इकोनॉमिक सिस्टम को पूरे वर्ल्ड से इंटीग्रेट करके रखना। आज जैसे अमेरिका में कोई ट्रेड वॉर चल रहा है या इराक में फ्यूल प्राइसेस में डिफरेंस आता है तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में भी देखने को मिलता है। तो
So this is because of globalization. लिबरलाइजेशन को बोलना चाहिए, पहले हमारे यहाँ कंपनी राज चला करता था, रेड टेपिज्म बहुत ज़्यादा था, हर चीज़ में कितना प्रोड्यूस करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हेन टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस। तो उस चीज़ को इजी कर दिया गया, लिबरल कर दिया गया, कंपनीज को ज़्यादा लिबर्टी, ऑटोनॉमी दे दी गई, जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो और प्राइवेट सेक्टर भी पनप सके गवर्नमेंट सेक्टर के साथ साथ। हर्षल जी, वर्तमान में सेक्शन 377 को हटा दिया गया है ना, आपने पढ़ा होगा। जी सर। क्यों हटा दिया गया 377 को? 377 सर होमोसेक्सुअलिटी का एक क्लॉज था, जिसके तहत होमोसेक्सुअलिटी को एक क्राइम माना गया था। बट अब सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन लिया है कि होमोसेक्सुअलिटी अब क्राइम नहीं होगा सेक्शन के हटने के। पहले वो क्राइम था, क्यों नहीं क्राइम हुआ? सर मेरे हिसाब से सोसाइटीज टाइम नहीं, के आपके साथ, हिसाब से नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या आधार माना उसको क्राइम से हटाने का? सुप्रीम कोर्ट का आधार सर वो डिसीजन को मैंने प्रॉपरली पढ़ा नहीं है, बट जहाँ तक मेरी समझ है एडिटोरियल्स की मदद से जो मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा है, सोसाइटी टाइम के साथ चेंज होते जाती है। हम ज़्यादा चीज़ों के लिए एक्सेप्टेंस क्रिएट करने लगते हैं सोसाइटी में, और जो चीज़ें शायद पहले हमें अनैतिक लग रही थी वो एक टाइम के बाद हमको सही लगने लगती हैं। जैसे कि सती प्रथा एक टाइम पे सही मानी जाती थी, लेकिन टाइम के साथ उसको समय काल परिस्थिति के अनुसार संस्कृति बदलती है, और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को बहुत अच्छे से एडजस्ट करके देखिए, मान लीजिए कि थोड़े दिन बाद पुरुष विवाह करने लगे, महिला विवाह करने लगे, तो आप ठीक मानेंगे इसको? इस समय के साथ कल्चर बदल रहा है। सर अगर कल्चर के साथ उसको पूरे ग्लोबली एक्सेप्ट किया जा रहा है तो कहीं ना कहीं सही होगा, तभी एक्सेप्ट कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल लोग उसको। इंटेलेक्चुअल लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं, ऐसा सोचते हैं क्या? इंटेलेक्चुअल लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, मेरा ये मानना है। इसके कुछ बैड इम्पैक्ट नहीं आएंगे सोसाइटी पे? बैड इम्पैक्ट सर कल्चरली, बैड इम्पैक्ट या गुड इम्पैक्ट को हम कल्चर से ही कंपेयर करके देखिए, जैसे आपने संस्कृति की बात की कि समय के साथ बदल जाना चाहिए, है ना? जी। एक्चुअली संस्कृति समय के साथ इसलिए बदलती है, समय के साथ नहीं बदलती। संस्कृति हमेशा परिस्थितियों के साथ बदलती है। जब बाल विवाह था, जब मुस्लिमों का आक्रमण होता था, मुस्लिम आक्रांत आते थे, तो उनसे बचाने के लिए महिलाओं को, है ना, बाल विवाह कर दिए जाते थे। लेकिन आज तो कोई आक्रमण नहीं हो रहा है। मेरी बात समझ में आई ना? समय के साथ नहीं, परिस्थिति के अनुसार बदली। नहीं सर, ये एक पॉइंट हुआ, जैसे बाल विवाह वाला पॉइंट हुआ, वो एक तरीके से उसका तर्क सही है। बट जैसे मैंने सती प्रथा का एग्जांपल लिया, उसका तर्क तो आज भी इतिहास में हम देखिए, सती प्रथा जब थी, जब भी उसको सही नहीं माना जाता था, जब भी उसका विरोध हो रहा था। राजा राममोहन राय ने विरोध करा, उनके पहले भी कई लोगों ने उसका विरोध करा। जब विलियम कैवेंडिश बेंटिक ने सती प्रथा को इलीगल घोषित करा, है ना, तो वो परिस्थिति की बात थी। वर्ण व्यवस्था को उत्तर वैदिक काल से सही नहीं माना जाता। जब से उसका विरोध हो रहा था, वो एक षड्यंत्र था, ना कि एक सिस्टम था। लेकिन सरकार होमोसेक्स या लिस्बियन, इनको तो भाई इनके फेवर में डिसीजन दे रही है कि ये तो एक जो है, जिसको बोलना चाहिए मनोभाव है, एक आकर्षण वाली बात। तो भाई इससे समाज में बुरा प्रभाव नहीं जाएगा? सर समाज में से बुरा प्रभाव मैं तो नहीं सोचता हूँ कि कोई बुरा प्रभाव जा रहा है इससे, बल्कि एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जा सकता है कि हमारी सोसाइटी और ज़्यादा इंक्लूसिव होते जा रही है। और एक तरीके से जो समाज में जो भाव है आपके, एक अगर ये इलीगल भी होता तो जिसके मन में वो भावना होती वो तो सोसाइटी में कंसिडर करके सर्वाइव कर रहा था। मतलब देखिए, लोगों के मन में तो बलात्कार करने की कोई भावना होती तो सुप्रीम कोर्ट थोड़े दिन बाद उसको भी सही मान लेगा कि भाई ये तो जैविक आवश्यकता है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो किसी और को अगर ठेस पहुंचा रहे हैं, जैसे आपने बलात्कार का उदाहरण दिया, मेरी बलात्कार करने की इच्छा है, किसी एक्स पर्सन की इच्छा है, लेकिन उससे किसी दूसरे जिसके साथ वो कर रहा है उसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, तो ये क्राइम है। ये हमको राइट टू इक्वालिटी नहीं सिखाता। होमोसेक्सुअलिटी दोनों के कंसेंट से होता है, तो दोनों के कंसेंट से अगर कोई चीज हो रही है, दोनों सेटिस्फाई हो रहे हैं, तो उसको आज की परिस्थिति में सही माना। लेकिन देखिए, समाज तो हमको गलत निगाह से देखेगा ना। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से क्या होता है? कल को भाई उस लड़के का विवाह नहीं होगा या उस लड़की के विवाह में अड़चने आएगी, तो उससे उसके परिवार पे प्रभाव पड़ेगा, मेंटल टेंशन होगी, तो कहीं ना कहीं प्रभावित तो परिवार हो रहा है ना। सर लेकिन जो होमोसेक्सुअल कपल्स एक साथ आने का डिसीजन ले रहे हैं, वो सारे इम्पैक्ट्स को माइंड में रखते हुए फिर ले रहे हैं। उनको भी ये चीज़ पता है कि सोसाइटी ने तो उनको बचपन से एक्सेप्ट नहीं किया। 377 तो अभी इलीगल हुआ है। वो लोग इस बैकग्राउंड में तो शुरू से रह रहे हैं। एक 27-28 साल का व्यक्ति अगर होमोसेक्सुअली कोई कपल रिलेशनशिप में आता है तो 27 साल उसने बिता दिए। साइंटिफिकली देखा जाए तो उसके बहुत ज्यादा बॉडी पे भी बैड इम्पैक्ट आते हैं। सर फिजिकल इम्पैक्ट्स की तो मैं बात कर सकता हूँ कि बॉडी फिजिकल और मेंटल दोनों आते हैं, ये तो साइंस ने प्रूव कर दिया। एग्जैक्टली, लेकिन मुझे लगता है सर सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया है तो वो रैशनली सही है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजन दे उसको रैशनली सही मान लेना ये तो बिल्कुल उचित नहीं। भाई चलिए इस पे अपन बात करते हैं। अभी सबरीमाला पे सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है
कि 15 वर्ष से ज्यादा वर्ष की महिलाओं को है ना प्रवेश दिया जाए जी सर। मंदिर में, तो कहाँ तक उचित सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना चाहिए क्या धार्मिक मामलों में? सर सुप्रीम कोर्ट को धार्मिक मामले में इंटरफेयर करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये एक अलग डिबेट है। और अगर मेल और फीमेल की इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी में कहीं इनजस्टिस हो रहा है, ये एक अलग मैटर है। तो अगर हम इसको धार्मिक मामला सोचें तो इंटरवीन नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कहीं ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट के अलावा कोई संस्था भी तो नहीं जहाँ ह्यूमन राइट वायलेशन। भाई इसमें महिला अधिकारों का तो कोई हनन वाली बात ही नहीं है ना। केरल में कई मंदिर है जहाँ पुरुषों का जाना वर्जित है। नहीं सर, इस पर्टिकुलर मैटर में मेरा ओपिनियन थोड़ा सा ये है कि जैसे सबरीमाला का इशू है, तो आप भगवान को मान ही रहे हैं, जैसे वहाँ अयप्पा भगवान की पूजा की जाती है, तो भगवान खुद स्वयं एक आस्था का विषय है, तो उनसे आपको जाके आशीर्वाद लेना है, तो वो भी एक आस्था का विषय हुआ। तो फिर अगर वहाँ पे अलाउड नहीं है 10 ईयर्स से 50 ईयर्स की लेडीज को जाना, तो वो भी एक आस्था का विषय ही हुआ। मतलब इस पर्टिकुलर मैटर में मेरा ओपिनियन सुप्रीम कोर्ट से थोड़ा सा, मैं ह्यूमन राइट्स को कंसिडर करें तो मैं तो सही मानता हूँ कि ह्यूमन राइट्स का वॉयलेशन हो रहा था। बट अगर दोनों आस्था वर्सेस आस्था है, यहाँ पे भगवान को मानना भी आस्था है और पीरियड्स वाली लेडीज को, मेंस्ट्रुएशन पीरियड्स वाली लेडीज को नहीं जाने देना भी आस्था है, तो एक आस्था को कॉन्ट्रडिक्ट करके दूसरे आस्था के फेवर में डिसीजन लिया गया है। देखिए आस्था के साथ एक मान्यताएं भी होती है। अयप्पा मंदिर में जाने के पहले 40 दिन शुद्धिकरण करना पड़ता है। ये एक आस्था, भगवान का एक भावुक सत्य, एक भावना का विषय है ना। तो 40 दिन तक तो महिला शुद्धिकरण कर नहीं सकती क्योंकि उसके बीच में मंथली उनका पीरियड आ जाएगा। भाई मंदिर छोड़िए, अपने घर में भी अगर महिलाओं को मंथली पीरियड रहता तो अपन घर में खाना नहीं खाते उनके हाथ का। तो ये तो एक भावना की बात है ना। भगवान तो एक भावुक सत्य है भाई, हिस्टोरिकल कोई फिगर थोड़ी है ईश्वर। ईश्वर तो एक मान्यता की बात है, एक भावना की बात है। केरल में कई मंदिर ऐसे जहाँ पे महिलाएं जो है गणेश जी बाल रूप में, तो महिला बुजुर्ग उनके सामने नहीं जाती कि माँ समझेंगे उठ जाएंगे अपनी जगह से, इसलिए महिलाएं छुपके से दर्शन करती खिड़की से। तो ये सब भावना की बात है। जैसे ये भावना, जैसे अभी आपने भावना को स्ट्रेस दिया, तो होमोसेक्सुअलिटी भी पहली चीज तो भावना की बात है। अभी तो अपन सुप्रीम कोर्ट सबरीमाला और दूसरी चीज, सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन में सर शायद ह्यूमन राइट्स को रिलीजियस सेंटिमेंट से ऊपर मान के डिसीजन दिया है। तो इसमें ह्यूमन राइट्स का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। वो तो भाई एक मान्यता है, ईश्वर सिर्फ एक मान्यता और भावना की बात है। कोई हिस्टोरिकल पैलेस नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जीवित व्यक्ति थोड़ी है कोई ईश्वर। सर बट एक तरीके से जैसे कई मंदिरों में पुरुषों का जाना वर्जित है केरल में जी, उसमें कोई बात नहीं होती। मुजफ्फरनगर में भी एक मंदिर जहाँ पे पुरुषों का जाना वर्जित है। सर बट यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने टोटली ह्यूमन राइट्स को वॉयलेशन माना है कि जो लेडीज जिनको अलाउड नहीं होता, आखिर भगवान है तो भगवान को मानने का हक सबको है, चाहे वो कोई भी भगवान हो। कार्तिकेय भगवान का रूप है अयप्पा, तो अगर अयप्पा टेम्पल भी कार्तिकेय भगवान के रूप में जाए, तो ऐसे दूसरे कार्तिकेय भगवान के मंदिर भी जहाँ पे लेडीज को जाना अलाउड है। तो एक इस तरीके से, इस तरह से अगर लेडीज सोचें कि अगर कार्तिकेय भगवान के रूप को हमको पूजा करने से रोका जा रहा है, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को तो ठेस पहुंचती होगी। और इस फीलिंग की वजह से देखिए भगवान के अलग अलग रूप होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया ना, भगवान एक आस्था का विषय। काली जी को मटन चढ़ता लेकिन दुर्गा जी को कांदे भी नहीं चढ़ते, है ना। तो दो अलग अलग चीजें। एक सिर्फ एक भावना, एक अपनी आस्था। काली जी भी दुर्गा जी का रूप है, लेकिन एक में आप नॉनवेज चढ़ा रहे और दूसरे में आप लहसुन भी नहीं खा रहे। तो टोटली एक भावना की, एक आस्था की बात है, भावुक सत्य की बात है जिसको बोलना चाहिए। सर ये आपका पॉइंट भी सही है। चलिए ठीक है, अपन अब इंटरव्यू को विराम देते हैं। काफी लंबा हो गया। आप थोड़े इंटेलिजेंट लगे इसलिए मैंने शेयर दिए था। और सर काफी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आपका जो प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है। थोड़ा सा बेसिक जो सब्जेक्ट है थोड़ा और देख लेना, और जिस डिपार्टमेंट में आप बिलोंग करते हैं उसको थोड़ा बहुत बेसिक, और बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन आपका, बहुत ठीक है ना। थैंक यू। देखिए हर्षल जी, अपने को अपने जो भी आपने बात बोली, बात से पलटना नहीं है ना। जैसे कि आपने जो आंसर दिया, बार बार आप आंसर को चेंज कर रहे हैं। नहीं सर, ये जो और दूसरा क्या होता है कि जैसे जो बोर्ड मेंबर है ना, आपको उनको रिस्पांस देना पड़ेगा, उनसे अपन आर्गुमेंट नहीं कर सकते। देखिए वो आपको इरिटेट करेंगे, वो आपका व्यक्तित्व देखने के लिए बैठे। ये अप्रोच आपकी टोटल नेगेटिव जाएगी, है ना। क्योंकि आपने अयप्पा से सीधे काम पे आया, सर मैं इसीलिए बोल रहा था कि ट्रांसजेंडर, ये मैं जबरदस्ती ऐसा कर रहा था, वो आपके साथ करेंगे जी, है ना। तो वहां पर वो आपका व्यक्तित्व देख रहे हैं, नॉट नॉलेज। एग्जैक्टली, पर्सनालिटी। वो आपका कॉमन सेंस देख रहे हैं, ना कि आपका नॉलेज। प्रेजेंस ऑफ माइंड, आपका प्रेजेंटेशन देख रहे हैं, आपका ऑफिसर क्वालिटी देख रहे हैं कि आप पब्लिक से इंटरेक्ट कर पा रहे हो कि कल को आपको आप एचडी बने तो आपको पब्लिक से इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जनता तो 17 तरीके की आपके पास आएगी, है ना। एकदम लॉजिकल बात भी करेंगे, बट हमको पेशेंस के काम करना पड़ेगा, है ना।
और बार बार अपने जो भी अपन ने वक्तव्य दिया उनको चेंज नहीं करना समय के साथ, है ना। आपने मेरे क्वेश्चन में 3 बार अपने आंसर में बदल दिए, और फिर आप जैसे एक तरीके से जैसे मेरे से आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, है ना, ये वो आपको इरिटेट जरूर करेंगे जी। बुजुर्ग लोग रहते हैं वो वैसे ही थोड़े तो से आपको टेम्परामेंट तो- टेस्ट करते हैं कितना हाँ, टेम्परामेंट में वहाँ आप पे एक साइकोलॉजिस्ट बैठा रहता है जो आपका चित्र बनाता है, आपसे कोई क्वेश्चन नहीं करता, सिर्फ आपको देखता रहेगा और आपका व्यक्तित्व बनाएगा, वो व्यक्तित्व का परीक्षण है टोटल। जैसे मैं थोड़ा और पेशेंट काम कर रहा हूँ। थोड़ा patience पेशेंस और टू द पॉइंट, और तथ्यों के अभाव में अपने को कोई भी बात नहीं करना है। ये सुप्रीम कोर्ट से तो सही हो ही सकती है, ऐसा नहीं होता दुनिया में 100% सही, तो अगर ईश्वर होगा तो वही हो सकता सुप्रीम है। कोर्ट खुद अपने डिसीजंस को चेंज करता रहता है। अभी सुप्रीम कोर्ट चेंज कर देगा इस डिसीजन को। रिव्यू पिटीशन इसलिए डाली ये है। question होती है। तो ठीक। बोर्ड से आपको डिस्कशन नहीं करना है, हाँ। थोड़ी देर समझ में आ गया, नहीं तो मेरा कुछ चुप हो जाएगा, अपना टॉपिक चेंज हो जाएगा। हाँ। Can't जैसे discuss। अभी जो केस था, मतलब मैं बोलना चाहूंगा कि आप इस पे मैं आपको पर्सनली दूंगा 10 मिनट, है ना, अभी क्या हमारा समय बहुत ज्यादा हो रहा है, पर्सनली आप उससे मिल लीजिएगा।